हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं पीपीएम सेमेस्टर 1 सीसीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग। यानी आज के क्लास में भैया बचपन वाला प्यार का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बचपन का प्यार का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोग ने 12th में ये चैप्टर पढ़ा था या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताइए। क्या आपने 12th में ये प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ा था? सबसे पहले तो भैया हाई हेलो लिख दो। तुम लोग हाई हेलो क्यों नहीं लिखते हो? और लाइक का बटन प्रेस करो। आज करने वाले हैं हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर प्लानिंग, जिसको पढ़ के आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, जो सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस। और आज वन शॉट में खत्म करेंगे इसको, एक बार में खत्म करेंगे। 1-1.5 घंटा बैठ जाओ ये सेशन में और बस खत्म कर लेंगे। सिंपल सा बात है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं, आज प्लानिंग वाला चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, सबसे पहले बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या हाल चाल है तुम्हारे? बताओ कैसे हो तुम मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? प्लीज हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, हर कोई बताएगा चैट बॉक्स में। आज हम चैट बॉक्स में आपको याद भी करवाएंगे, लर्न भी करवाएंगे, साथ साथ आपको पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी, हर कुछ करवाएंगे। आपको टेंशन नहीं करना पड़ेगा पीपीएम का। लेकिन मेरे ये लेक्चर देख लो, पूरा का पूरा देख लो लेक्चर। ओके, सबसे पहले बताओ कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, आपका क्या हालचाल है, क्या पढ़ाई हो रही है? बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। बताने में क्या शर्मा रहे हो तुम? क्यों शर्मा रहे हो तुम इतना? और हाँ भाई, लाइक कर दो यार। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक कर दो, फटाफट से लाइक करो। लाइक करके अटेंडेंस दो, अटेंडेंस। स्कूल में वो मैडम लोगों को अटेंडेंस देते थे ना तुम, आज हमको अटेंडेंस दो। लाइक करो, लाइक का बटन प्रेस करके अटेंडेंस दो। आज बेटा एकदम नया जमाना आ चुका है, लाइक करके अटेंडेंस देते हैं आप लोग। और हाँ, शेयर करो ना दोस्त लोगों को, आज शेयर करो। बिकॉज आज बचपन वाला प्यार का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, जिसको आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, अच्छा लगा होगा। आज कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसमें ऐड हो चुके हैं। आज हम लोग पूरा का पूरा सेशन में प्लानिंग ही करेंगे, वन शॉट में खत्म करेंगे इसको, याद भी करवा देंगे आपको। ओके, सबसे पहले आप लोग सबसे पहले परमिशन दो मुझे, मैं रेडी करूं या नहीं? बताओ, रेडी करूं सेशन? क्या एक्साइटेड हो तुम? रेडी करूं, रेडी करूं, रेडी करूं? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? बताओ, जल्दी बताइए जी, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। आप लोगों का ही वेट चल रहा है। आप लोग जब तक नहीं बताओगे, सारे के सारे ऑडियंस जब तक नहीं बताएगा, तब तक रेडी नहीं करूंगा। सिंपल सा बात है। फटाफट से बताइए, प्लानिंग को रेडी किया जाए। ओके सर, रेडी किया जाए, रेडी किया जाए, रेडी किया जाए। ओके, आते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भैया कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं प्लानिंग? प्लानिंग किसको बोलते हैं? अब देखो भाई, हर किसी चीज के लिए तुम प्लान करते थे। मान लो कि तुमको गोवा जाना है, मान लो तुमको गोवा जाना है, लेकिन तुम अपने मम्मी से परमिशन इजीली ले लेते हो। मम्मी से ना परमिशन इजीली ले लेते हो। बताओ, मम्मी से परमिशन ले लेते हो कि नहीं ले लेते हो? बताओ। और मम्मी रिप्लाई में क्या बोलती है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, पापा से पूछो। मुझे नहीं मालूम, पापा से पूछो। तो इसके लिए आप क्या करते हो? एक प्लान बनाते हो। बिकॉज पापा से पूछने में ना बहुत डर लगता है भाई, पापा सामने से रैप्टा ना खींच दे। गोवा जाएगा, सबसे पहले पढ़ाई कर ले नालायक, ऐसे बोल देंगे पापा सामने से। तो सबसे पहले ना मम्मी से आप पूछते हो और मम्मी सवेज रिप्लाई दे देती है, नहीं नहीं हम तुमको नहीं बताएंगे कुछ, पापा से पूछो, अपने पापा से पूछो। और तुम क्या करते हो? एक कागज में बनाते हो कि पापा से कैसे पूछे, कहां पूछे, कब पूछे, क्या पूछना है, कैसे पूछना है और कहां पूछना है, कब पूछना है। सब चीज का एक प्लान बनाते हो, अच्छे से सोचते हो अपने दिमाग में। 1-2 दिन सोचते हो, 1-2 दिन बाद अपने पापा से लड़खड़ा के पूछते हो, पापा 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 ओ मैं गोवा जाऊं क्या? मैं गोवा जाने के बारे में सोच रहा था। तो इसको बोलते हैं प्लानिंग। आप 1-2 दिन जो प्लान कर रहे हो, इतना भारी टास्क, इतना हैवी टास्क के लिए, तो इसको ही तो बोलते हैं प्लानिंग। आप पढ़ो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना है और कैसे करना है।
मतलब पापा से क्या पूछना है और कैसे पूछना है और कब पूछना है, सिंपल सा बात है, इसी को तो बोलते हैं प्लानिंग। तो आप क्या बोलोगे प्लानिंग का डेफिनेशन बताओ चैट बॉक्स में जी, बताइए बताइए बताइए, सब कोई बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए, हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्लानिंग का एक एक चीज तुमको याद करवा दूंगा, एक एक चीज तुमको याद करवा दूंगा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, इसका मतलब क्या होता है प्लानिंग। ओके प्लानिंग, ओके जी, ओके जी, ओके जी। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन, ये एक प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग के बिना हर कुछ अधूरा है। अगर तुम प्लान नहीं किए हो ना, तब तुम्हारा तुम्हारा जो गोल है वो अचीव होने में बहुत मुश्किलें आएगी, बहुत मुश्किलें, रेयर चांसेस है कि तुम्हारा गोल अचीव भी हो पाएगा या नहीं। तो प्लानिंग जो है ना सबसे पहले किया जाता है। हर किसी चीज का शुरुआत हमेशा प्लानिंग से ही होता है। हर किसी चीज का शुरुआत बेटा हमेशा क्या होता है, प्लानिंग से ही होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस। Before doing something, the manager must form an opinion on how to work on a specific job. एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में हमेशा एक मैनेजर एक ओपिनियन बनाता है कि ये काम कैसे करना है, किस तरह से करना है। मुझे ये गोल को तो अचीव करना है, लेकिन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आपको एग्जामिनेशन में 90% चाहिए, तो क्या हवा हवा में आ जाएगा क्या? हवा हवा में आ जाएगा क्या? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ेगा। एक कागज में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, फिर ही ना आएगा 90%। ऐसे तो नहीं कि एक दिन पहले पढ़ा और 90% आ गया, नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। अभी से पढ़ना शुरू करो, प्लान बनाओ अच्छे से, उस प्लान को फॉलो करो अच्छे से। बहुत लोग तो ऐसे करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, प्लान बनाते हैं, वो पूरा पूरा दिन सो जाते हैं, प्लान फेल। दूसरे दिन वापस से सुबह उठते हैं, प्लान बना, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। अब लास्ट में पता चला भैया एग्जाम ही कल है। लास्ट में क्या पता चलता है, भैया एग्जाम ही कल है। तो कल से पढ़ूंगा वाला टेक्निक छोड़ दो भैया, अभी से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। Hence, planning is firmly correlated with the discovery and creativity. प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नया खोज करते हैं, अपने दिमाग की बत्ती को जलाते हैं और दिमाग से कुछ निकालते हैं, डिस्कवरी करते हैं। रे बाबा डिस्कवरी, और क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं, अपना अपना क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं। कितना शानदार प्लान बनाया तेरा भाई, मास्टर प्लान बनाया तेरा भाई। अपना क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं हम लोग प्लानिंग में, क्लियर है। सो प्लीज आप लोग अपने वर्ड्स में एक बार प्लीज अपने वर्ड्स में प्लानिंग का डेफिनेशन लिख दो, प्लानिंग का मीनिंग लिख दो अपने वर्ड में। अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, तो आप क्या लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिख दो एक बार। ओके, आप तब तक लिखो, तब तक मैं बताता हूं आपको। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सिंपल सा बात है, फुल स्टॉप कर देना उसमें। इसके बाद लिखना इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला इसी से शुरुआत होता है, इसी से शुरुआत होता है, प्लानिंग से ही शुरुआत होता है। एंड बिफोर डूइंग something, the manager must form an opinion on how to work on a specific job. आप लोग भी लिखो चैट बॉक्स में, याद हो जाएगा बाबू, याद हो जाएगा। ओके, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्लान ही बनाता है कि किस तरीके से ये काम करना है बाबू। इसीलिए प्लानिंग को को रिलेटेड कहा जाता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। दिया और बाती हम, दिया और बाती हम एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लानिंग करोगे तभी ऑर्गेनाइजिंग हो पाएगा, तभी स्टाफिंग हो पाएगा, तभी डायरेक्टिंग हो पाएगा, तभी कंट्रोलिंग हो पाएगा। क्लियर है। और प्लानिंग में आप डिस्कवरी करते हो और क्रिएटिविटी दिखाते हो। सिंपल सा बात है, 2 मार्क्स के लिए तो इतना इनफ है रे बाबा, 2 मार्क्स के लिए तो इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। प्लानिंग के लिए आप क्या करते हो, डिस्कवरी और क्रिएटिविटी दिखाते हो। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जैसे मैनेजमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ाए थे, वैसे कुछ महान महान लोगों का प्लानिंग का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ाएंगे आपको। रेडी हो? आप लोगों को समझ में आया प्लानिंग का मतलब? प्लानिंग का मतलब आप लोगों को समझ में आया? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो, तभी हम एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, वरना तो हम भी लुल पड़ जाएंगे आपके जैसा। बताइए बताइए चैट बॉक्स में हर कोई बताओ, समझ में आया या नहीं आया? बताओ, जल्दी बताओ। लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? शेयर करो।
अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ महान महान लोगों के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। सबसे पहले पढ़ेंगे कुंस्ट एंड ओडोनेल का। कुंस्ट एंड ओडोनेल थे, वो प्लानिंग के बारे में क्या बोले थे, उनका प्लानिंग के बारे में क्या ज्ञान दिया हुआ था, अब ये पढ़ेंगे। उन्होंने ये बोला था, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज टू डू इट। मतलब कुंस्ट एंड ओडोनेल ने ये बोला था कि प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा उसको। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा उसको, ऐसा कौन बोला था? कुंस्ट एंड ओडोनेल ने। तो कुंस्ट एंड ओडोनेल ने क्या बोला था? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा ये चीज। ये कौन बोला था? कुंस्ट एंड ओडोनेल ने। ओके, इसके बाद देखिए हेनरी फॉयल ने बोला, हेनरी फॉयल ने भी अपना कुछ बोला, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। हेनरी फॉयल ने बोला कि आपके पास मान लीजिए कि प्लान ए है और प्लान बी है, तो सबसे पहले तो आप इसमें से सिलेक्ट करोगे कि कौन सा प्लान आपको फॉलो करना है। मान लीजिए हमको प्लान बी फॉलो करना है, मान लीजिए हमको प्लान बी फॉलो करना है। अब वो प्लान बी को इस तरीके से फॉलो करो, इस तरीके से फॉलो करो कि आपके सारे के सारे गोल्स अचीव हो जाए। तो ये चीज कौन बोलता है? ये चीज हेनरी फॉयल बोलता है। हेनरी फॉयल बोलते हैं कि प्लानिंग का मतलब ही होता है कि आपके पास जो ऑल्टरनेटिव्स है ना, आपके पास जो दो रास्ते हैं ना, उनमें से आप कोई एक रास्ता को चुनो और एक रास्ता को चुन के आप अपने गोल्स बनाओ। ठीक है, वो एक रास्ता पे फोकस करो और उसी रास्ते पे मतलब कि चलते जाओ और अचीव करो कुछ। सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए पीटर एफ ड्रंकर। पीटर एफ ड्रंकर, मैं बोलूं इसका नाम पीटर एफ ड्रकर है, कल भी मैंने बोला था। ओके, बहुत लोग इसको ड्रंकर बोलते हैं, ड्रंकर मत बोलना भैया। हाँ, ये डेफिनेशन हर चीज में देता है, हर चीज में तुमको ना ये तीन मतलब कि जन का मतलब कि डेफिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। कुंस्ट का, हेनरी फॉयल का और पीटर एफ ड्रकर का, हर चीज में मिलेगा डेफिनेशन। तो पीटर एफ ड्रकर ने क्या बोला है? प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पीटर एफ ड्रकर ने बोल दिया प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर चीज में तुमको प्लानिंग लगेगा ही लगेगा, हर जगह में तुमको प्लानिंग लगेगा ही लगेगा। प्लानिंग कभी रुकेगा नहीं, प्लानिंग कभी रुकने वाला नहीं है। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर वाला डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको हमेशा प्लान करते रहना पड़ेगा, हमेशा हर कदम पे प्लान करते रहना पड़ेगा। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा किसने बोला है? पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर ने, ड्रकर ड्रकर ड्रकर, क्लियर है? ओके जी, ओके 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 ओके। तो ये था इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के चला जाना है, बाकी याद तो करवा ही दिए। आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े कि नहीं? बताइए बताइए बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग बताओगे तब आगे बढ़ेंगे। बताइए आगे बढ़े कि नहीं? सब कोई बताओ जी, सब कोई बताओ आगे बढ़े कि नहीं? जी हाँ भैया, आगे बढ़िए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग का जो है भैया फीचर क्या होता है, प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या प्लानिंग अच्छा है? प्लानिंग की अच्छाई बता दो ना भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लानिंग करके क्या होगा, क्यों करते हैं प्लानिंग? फीचर बता दो भैया, फीचर, अच्छाई बता दो। सबसे पहले प्लानिंग करके आपका गोल अचीव हो सकता है। तो प्लानिंग गोल ओरिएंटेड रहता है, क्योंकि प्लानिंग हमेशा अपना गोल पे फोकस करता है। आपका गोल पे फोकस करेगा, आपका ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हें कहां पहुंचना है, वहां तक पहुंचाएगा प्लानिंग तुमको। ठीक है, प्लानिंग फोकसेस ऑन सेटिंग स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड विजन। यानी प्लानिंग आपको गोल अचीव करवाएगा। 80% टारगेट है, तो 80% टारगेट कैसे अचीव हो सकता है? प्लानिंग के थ्रू ही अचीव हो सकता है। प्लान बनाओगे और उस प्लान को फॉलो करोगे, तभी वो चीज तुम्हारा अचीव हो जाएगा। सिंपल सा बात है। सेकंड फीचर पढ़िए भैया, सेकंड फीचर फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि भैया प्लानिंग जो है ना, वो फ्यूचर ट्रेंड्स पर काम करता है, चैलेंजेस पर काम करता है, अपॉर्चुनिटीज पर काम करता है। मान लीजिए फ्यूचर में हमको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, तो उसका प्लान हम आज से चालू करेंगे, आज से।
आपको पता है जियो कब आया था? चैट बॉक्स में लिखो जियो कब आया था, जियो कब आया था, जियो कब आया था, चैट बॉक्स में लिखो जियो कब आया था, लिखो चैट बॉक्स में फटाफट से। अगर आपको पता है तो लिखो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, इंटरेस्टिंग समझाने वाला हूं। देखो, जियो आया था बेटा 2016 में, ओके, लेकिन उसका प्लानिंग पता है, वो 2011-12 से ही चल रहा था, पूरा का पूरा प्लानिंग, जितना भी प्लानिंग, हाँ 2011-12 से ही चल रहा था प्लानिंग एकदम। और जियो आया कब? 16 में, और आके रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, पूरा रेवोल्यूशन चेंज कर दिया एकदम, आके एकदम पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया जियो। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मतलब कि टेलीकॉम इंडस्ट्री बन गया जियो। तो वो प्लानिंग 5 साल पहले ही करके रखा था, 5 साल पहले से ही प्लानिंग कर रखा था। तो इसी को बोलते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान। जो होता है वो फ्यूचर ट्रेंड्स पर काम करता है, फ्यूचर में जो होने वाला है उस चीज को ध्यान रखते हुए किया जाता है, ओके। इसके बाद बात करेंगे सिस्टमैटिक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिस्टमैटिक। प्लानिंग जो है ना, एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करता है, एक सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम। एल्विस यादव वाला सिस्टम नहीं, यानी कि प्लानिंग जो है एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी, इस सब चीज को फोकस करता है। प्लानिंग फॉलोस ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन्वॉल्विंग एनालिसिस हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, मॉनिटरिंग स्टेजेस हो गया, स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बनाने पे फोकस करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है बेटा? सिस्टमैटिक। क्या है? सिस्टमैटिक। क्या है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग फ्लेक्सिबल है। प्लानिंग जो है ना फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए कि आपको फ्यूचर में कुछ चेंज करना पड़ा, फ्यूचर में कुछ मतलब कि सरकमस्टेंसेस हो गए, इस वजह से आपको चेंज करना पड़ा, कुछ अपने बिजनेस के आइडियाज को चेंज करना पड़ा। तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर फ्यूचर में चेंज होना पड़े तो आप उस प्लान को आराम से चेंज कर सकते हो, आराम से उस प्लान को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। इसके बाद वाला फीचर इंटीग्रेटेड। प्लानिंग ना बहुत सारे फंक्शंस के साथ इंटीग्रेट है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इसके बाद डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो अगर आप प्लान कर रहे हो फिर ही ये सब सारे चीज इंटीग्रेट होंगे, सिंपल सा बात है। प्लानिंग के साथ ये सब सारा चीज इंटीग्रेट है, इंटीग्रेटेड है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो ये सब सारा चीज कैसे परफॉर्म होगा? ऑर्गेनाइजिंग कैसे परफॉर्म होगा, स्टाफिंग कैसे परफॉर्म होगा, डायरेक्टिंग कैसे परफॉर्म होगा, कंट्रोलिंग कैसे परफॉर्म होगा? तो प्लानिंग जो है ना इंटीग्रेटेड है, सब चीज से इंटीग्रेटेड है। अगर आप प्लानिंग करोगे तभी ये 4 फंक्शंस परफॉर्म होंगे, वरना नहीं। जैसे अकाउंट्स में क्या करते हो? अकाउंट्स में क्या आप जर्नल के बिना लेजर बना सकते हो? बताइए तो, क्या आप जर्नल के बिना लेजर बना सकते हो? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं भैया, जर्नल के बिना लेजर तो नहीं बना सकते। क्या आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो? नहीं। सब चीज में सबसे पहले तो जर्नल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही, वैसे ही यहां पे प्लानिंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही। प्लानिंग है तभी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग सब है। तो प्लानिंग इज ए इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए कंटिन्यूअस। प्लानिंग जो है ना वो बहता पानी निर्मला है, यानी कि जैसे आप वाटरफॉल्स को देखते हो हमेशा बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, वैसे ही प्लानिंग है। प्लानिंग हमेशा कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ। लाइफ की आखिरी सांस तक आप प्लानिंग करते हो, हर चीज के लिए प्लानिंग करते हो, हर चीज के लिए, छोटा से छोटा चीज, बड़ा से बड़ा चीज के लिए प्लानिंग करते हो। इसीलिए प्लानिंग जो है ना उसको रेगुलर रखना पड़ता है। प्लानिंग इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। अगर आप कभी प्लान नहीं करोगे तब आप छोड़ दो, आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। आपका प्लान को आपको रेगुलरली रिव्यू भी करना पड़ेगा, रेगुलरली कुछ चेंज भी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा आपको। तो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। इसके बाद रैशनल। प्लानिंग में ना हम लोग ना लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, जो मतलब कि जिसका ना कुछ लॉजिक है, जिसका ना कुछ लॉजिक है वो सारे डिसीजन हम लोग लेते हैं, सिंपल सा बात है। अब मान लीजिए यहां पे मतलब कि टाटा है और एक तरफ है रिलायंस। अब रिलायंस ने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि मैं टाटा पे जादू टोटका कर दूंगा और टाटा हो जाएगा बर्बाद। मैं टाटा पे कुछ जादू टोटका कर दूंगा, काला जादू कर दूंगा और टाटा हो जाएगा बर्बाद। क्या बताइए, ये सब चीज एग्जिस्ट करता है? ये सब चीज एग्जिस्ट करता है? ये सब चीज एक्चुअली में होता है? ये सब क्या लॉजिकल डिसीजन है?
नहीं भैया, ये सब लॉजिकल नहीं है, ये सब इलॉजिकल है, ये सब इलॉजिकल है। तो प्लानिंग में क्या होता है? लॉजिकल डिसीजन। जिस चीज का लॉजिक है वही डिसीजन करो ना भाई, वही फैसले लो जिसका लॉजिक है, जिसका कुछ दिमाग लगाना पड़े। ओके, तो ये भी एक फीचर है। ओके, इसके बाद देखिए रिसोर्स एलोकेशन। प्लानिंग जो है, मेन मनी और मटेरियल, मेन मतलब आदमी, और पैसे मतलब रोकड़ा, और मटेरियल मटेरियल मतलब इक्विपमेंट, इन सब चीजों को, रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइज करवाता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करवाता है। मान लीजिए मेन मनी मटेरियल जो है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना, बेस्ट तरीके से यूज होना चाहिए ना, वो प्लानिंग के थ्रू ही हो पाता है। यानी कि मेन मनी और मटेरियल का बेस्ट यूज प्लानिंग के थ्रू ही होगा, और प्लानिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा आपको कोई भी हालत में। सिंपल सा बात है। इसका हो गया रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन यानी कि जब आप प्लानिंग करते हो तो अपना रिसोर्सेस को आप बेस्ट से बेस्ट यूज करते हो, बेस्ट से बेस्ट यूज, बेस्ट से बेस्ट यूज। So planning determines how resources such as finances, manpower and material will be allocated to achieve objective efficiently. इसके बाद देखिए रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? प्लानिंग जब आप करते हो तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है दोस्त, रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। एक चीज का रिस्क जो होता है वो कम से कम हो जाता है, बिकॉज आप प्लान कर रहे हो ना। आप कुछ चीज बिना प्लान किए हुए जा रहे हो, फिर तो आपका रिस्क ही रिस्क है, फिर तो आप जाओ बाहर में जाओ, रिस्क ही रिस्क है आपका। लेकिन अगर आप प्लान करके जाते हो ना कोई चीज, फिर आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज आप डिटेल प्लानिंग किए हो, डिटेल रिसर्च किए हो। जैसे कि मान लो ड्रीम 11, आजकल ड्रीम 11 बहुत चल रहा है। अब ड्रीम 11 एक सट्टा वाला प्लेटफॉर्म है। ओके, सट्टा वाला प्लेटफॉर्म है। वहां पे क्या होता है? वहां पे कोई एक ऐसा आता है अनएक्सपीरियंस्ड आदमी, वो सोचता है कि मैं मतलब कि मैं भी 1,000 रुपए जीत जाऊंगा, मैं भी 2,000 रुपए जीत जाऊंगा, मैं भी 3,000 रुपए जीत जाऊंगा। बिना प्लान किए हुए आता है, उसको पता ही नहीं रहता कि कौन सा प्लेयर कब क्या खेलेगा, कौन सा ग्राउंड में खेल रहा है, कौन सा ग्राउंड में नहीं खेल रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको कुछ क्रिकेट का नॉलेज नहीं है। वो एकदम ये है, मतलब कि वो एकदम अपने मतलब कि दोस्त दोस्त को देख देख के किया है सब कुछ। ठीक है, तो वो अगर ड्रीम 11 पर पैसा लगाएगा तो वो पक्का एक दिन दो दिन जीत जाएगा और तीसरा दिन जाके हार जाएगा। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी, बहुत जिसको एक्सपीरियंस्ड है, जिसका एक्सपीरियंस का कोई तुलना ही नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस का कोई तुलना ही नहीं है, अगर वो लगाए पैसा तो उसका हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब यही है कि आपको प्लानिंग आना चाहिए। आप अगर अच्छे से प्लान कर सकते हो तो आप कोई भी रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। क्लियर है? आप अगर इन एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता नहीं है, इसका मतलब कि नॉलेज ही नहीं है, तो आप छोड़ दो ये सब चीज। ओके, इसके बाद देखिए इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इंक्लूड्स मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्लानिंग जो है वो मतलब कि मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को, एडजस्टमेंट मतलब कि बनाता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चेक करता है। सिंपल सा बात है। इवैल्यूएट करने के लिए प्लानिंग बहुत काम आता है। सिंपल। ओके, आइए आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या अभी फीचर्स में कोई डाउट है? हम आपको 10 पॉइंट्स पढ़ा दिए। अब आपका 10 मार्क्स का आएगा तो 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का आएगा तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। सिंपल सा बात। 10 मार्क्स का आएगा तो 10 पॉइंट, 5 मार्क्स का आएगा तो 5 पॉइंट। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। अब आइए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले देखिए डायरेक्शन। सबसे पहले दिया हुआ डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डायरेक्शन। प्लानिंग हमें दिशा दिखाती है, प्लानिंग हमें रास्ता दिखाती है कि कौन से रास्ते से चलना है हम लोगों को, कौन से रास्ते से चलना है हम लोगों को, बुरे रास्ते से, अच्छे रास्ते से, या एकदम बीच बीच वाले रास्ते से। तो प्लानिंग करने के मतलब वजह से ना आप लोगों को आपका रास्ता दिखता है, आप लोगों को आपका डायरेक्शन दिखता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को कहां जाना है। प्लानिंग रास्ता दिखाता है हम लोग को। क्या रास्ता दिखाता है? इसके बाद कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग हमारे तालमेल को बढ़ाता है।
एक काम करोगे तभी दूसरा काम हो पाएगा। यानी कि अगर आप प्लानिंग करोगे तभी तो आप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर पाओगे ना। तो प्लानिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है, डिपार्टमेंट्स और टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि किसको क्या काम करना है, किसको कब कौन सा काम करना है। सब कुछ प्लानिंग के मतलब की वजह से ही तुम जान पाते हो कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कौन सा काम करना है, किसको क्या काम करना है। तो प्लानिंग कोऑर्डिनेशन भी करता है, सिंपल सा बात है। इसके बाद रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन यानी कि प्लानिंग, प्लानिंग के वजह से आप मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज करते हो और ज्यादा से ज्यादा आप यूटिलाइज करते हो उस रिसोर्स को। आप उस सामान को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि यूटिलाइज करते हो और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करते हो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है यहां पे। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप जो है ना, रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है प्लानिंग की वजह से। वहां पे भी पढ़ाए थे आपको, फीचर्स में भी पढ़ाए थे कि प्लानिंग करते हो तो रिस्क मिनिमम हो जाता है। अडेप्टेबिलिटी। इसके बाद अडेप्टेबिलिटी, अगर आप प्लानिंग करते हो, अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप अडेप्ट कर सकते हो। अगर कुछ चेंजेस आया, अगर कुछ एनवायरमेंट में चेंज हो गया, मान लीजिए बीच में आपका कोविड-19 आ गया, लेकिन आपने 5 साल का प्लान बनाया था, तो उसमें ना जो भी चेंजेस हुआ उसको आप अडेप्ट कर सकते हो, उसको आप संभाल सकते हो प्लानिंग की वजह से। जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया था उसमें आप चेंज ला सकते हो, उसमें आप क्या ला सकते हो? चेंज। इसके बाद, इसके बाद हो गया मतलब कि डिसीजन मेकिंग। अगर आप प्लान करते हो ना तो आप फैसले भी ले सकते हो, आप बहुत अच्छे अच्छे फैसले ले सकते हो। आपका फैसला लेने का पावर बढ़ जाता है। आपका फैसला लेने का पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इट एस्टैब्लिशेस बेंचमार्क फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। यानी प्लानिंग की वजह से एक आपका बेंचमार्क सेट हो जाता है। आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि 80% लाना है, आपका मान लीजिए 79% आ गया, तो आप सोचोगे कि कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई, कौन से प्लान में कमी रह गई। तो प्लानिंग आपको एक बेंचमार्क सेट करके देता है, प्लानिंग आपको एक टारगेट सेट करके देता है। प्लानिंग आपको एक टारगेट सेट करके देता है कि कम से कम इतना तो लाना ही है, कम से कम इतना तो लाना ही है। इतना नहीं आया, क्यों नहीं आया? फिर अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? कोशिश करेंगे अगला बार वापस आए, अगला बार ये टारगेट अचीव हो जाए। सिंपल सा बात है। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए भी प्लानिंग बहुत काम में आता है। सिंपल सा बात है। अगर कोई इनोवेशन करना चाहता है, दोस्तों दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सुनिए ध्यान से, अगर कोई इनोवेशन करना चाहता है, अगर कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, अपना कुछ नया लाना चाहता है, तो उसके लिए भी प्लानिंग ही काम आता है। उसके लिए भी क्या? प्लानिंग ही काम आता है। अगर कोई इनोवेट करना चाहता है, कुछ नया लाना चाहता है मार्केट में, तो उसके लिए भी प्लानिंग, उसके लिए भी प्लानिंग ही चाहिए। प्लान ही करना पड़ेगा ना तुमको। जियो जैसे कि 5G लेके आया, तो 5G के लिए क्या प्लान नहीं किया होगा जियो? बिल्कुल 2016-17 से ही प्लान हो रहा है जियो का 5G के लिए। क्लियर है? इसके बाद, इसके बाद 9 में मतलब कि अगर आपको मतलब कि अपने आस पड़ोस वाले से अगर कंपटीशन करना है, कंपटीटिव एडवांटेज लेना है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा जी, आपको प्लान करना पड़ेगा। मान लीजिए जियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एयरटेल को भी उस लेवल तक पहुंचना है, तो एयरटेल को भी प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि जियो को हरा सके, हम ऐसा क्या करें कि जियो से कंपीट कर सके, वरना जियो तो हमको खा जाएगा। सिंपल सा बात है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, अपने कंपीटिटर से बेहतर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लान ही करना पड़ेगा। सिंपल 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 सिंपल। और भैया लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल बने लॉन्ग टर्म, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्लानिंग। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ये सब चीज सेम है, आप लोग अपने अपने से बना बना के लिख सकते हो। सीरियसली गाइस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव सब सेम है। इसका जो हेडिंग्स है ना, सब सेम सेम है, अपने से बना बना के आप लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव्स का सुनिए सबसे पहले। गोल सेटिंग, प्लानिंग की वजह से आप क्या कर सकते हो? अपना गोल्स बना सकते हो, अपना जो टारगेट है वो सेट कर सकते हो। सिंपल सा बात है कि हमें कौन सा टारगेट अचीव करना है, हमें कितना परसेंट लाना है, प्लानिंग की वजह से ही होता है। इसके बाद इट प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन। सिंपल फीचर्स में ही पढ़े थे कि प्लानिंग प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन।
एक दिशा दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। प्लानिंग क्या करता है? रास्ता दिखाता है। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस, गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम टुवर्ड्स कॉमन गोल। सिंपल। इसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि प्लानिंग जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ वो तालमेल बनाता है कि हर एक डिपार्टमेंट को पता हो कि उसका क्या काम है, उसको क्या काम करना है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस बाय अलाइनिंग देयर एक्टिविटीज विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा बात है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर आप प्लानिंग करते हो तो अपने रिसोर्स को अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। मेन, मनी, मटेरियल, ये तीन चीज को मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। बिना वेस्ट किए आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो, अपना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हो। सिंपल सा बात है। इसको बोलते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सब पॉइंट सेम सेम है, देखो ना, ध्यान से देखो। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि प्लानिंग के वजह से आप अपने रिस्क को ना मिटिगेट कर सकते हो, रिस्क को ना मिनिमाइज कर सकते हो। इसके बाद अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी मतलब कि एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंज आया, अगर कुछ बिजनेस में कुछ चेंज आया कल को फ्यूचर में, तो आप उस चेंज पर भी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, अडेप्ट भी कर सकते हो उस चेंज को। इसके बाद देखिए, इट प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यानी अगर आप प्लान करते हो तो आप बहुत अच्छे अच्छे फैसले ले सकते हो, मतलब कि डिसीजन मेकिंग के लिए भी एक बेसिस प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है। इसके बाद प्लानिंग करते हो तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी हो जाता है आपका। एकदम सेम सेम पॉइंट से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस सेम सेम है, आपको बस बना बना के लिख देना है हेडिंग करके। ओके। सो मतलब कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि प्लानिंग एक बेंचमार्क क्रिएट करके देता है हम लोग। प्लानिंग एक बेंचमार्क क्रिएट करके देता है कि हमको इतना ही लाना है, इतने से कम नहीं लाना है। सिंपल सी बात है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी अगर करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, तो आप प्लानिंग करो ना। सिंपल सा बात है। आपको फिर उस केस में क्या करना चाहिए? प्लानिंग करना चाहिए। आप कुछ नया लाना चाहते हो, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, तो प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके। इसके बाद स्टेक होल्डर्स अलाइनमेंट। इट इंश्योर्स अलाइनमेंट विद द एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। जो स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयज का, कस्टमर्स का, मतलब इन्वेस्टर्स का, उसके एक्सपेक्टेशंस पर बने रहो, खड़े रहो। जो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है उनके एक्सपेक्टेशंस पर बने रहो, खड़े रहो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। यही है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सिंपल सा बात है। यही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस अगर पढ़ लोगे ना, उसी उसी पॉइंट्स को आप फीचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसी पॉइंट्स को आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल सा बात है। बस पढ़ना है, रीडिंग करना है। ओके। इसके बाद देखिए एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। यानी कि अब प्लानिंग की हम लोग क्या करेंगे? इज्जत। अब प्लान की हम लोग क्या करेंगे? इज्जत। आइए, सबसे पहला गोल क्लैरिटी। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपको आपका गोल पता रहता है कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या अचीव करना है, आपको सब पता रहता है। आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता रहता है। आपने एक पेपर पर सब कुछ लिख दिया, तो आपको पता है ना कि आपको कहां पहुंचना है, क्या करना है। समझ रहे हो ना तुम लोग? समझ रहे हो ना तुम लोग? बताओ, जल्दी ले बताओ। इसके बाद सेकेंड एडवांटेज कोऑर्डिनेशन है। प्लानिंग की वजह से तालमेल बनी रहती है। सिंपल सा बात है। कितना बार पढ़ोगे भाई? कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग के वजह से आप एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करते हो और कोऑर्डिनेटेड मैनर में सारा का सारा काम हो जाता है आपका। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। प्लानिंग के वजह से आप टाइम, मनी, मैन पावर को इतना अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे ना, इतना अच्छे से यूज करोगे, इतना अच्छे से यूज करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करे। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करे, मिनिमम वेस्टेज के साथ। रिस्क रिडक्शन है, यानी कि प्लानिंग के साथ आपका क्या हो जाता है कि रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है, रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मान लो कोई चेंज आ गया, तो उस चेंज में आप क्या कर सकते हो? उस चेंज में आप अडेप्ट कर सकते हो उस चेंज को प्लानिंग के वजह से। ओके। आइए अब इसका बेइज्जती पढ़ते हैं। बेइज्जती, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये सब चीज तो बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन आइए अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इजी है कि टफ है? बताओ, इजी है कि टफ है?
सब कोई लिखेगा इजी है या टफ है यहां तक। इजी है या टफ है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इजी है भैया, इजी है, इजी है, इजी है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब बेइज्जती। क्या करेंगे? बेइज्जती। आइए, सबसे पहला बेइज्जती, प्लानिंग रिजिड है। आप कितना भी बोल लो कि कुछ चेंज फ्यूचर में आया, हम चेंज कर देंगे प्लान को, क्या प्लान को चेंज करना इतना इतना इजी है क्या? क्या प्लान को चेंज करना इतना इजी है क्या? नहीं। तो प्लानिंग इज रिजिड इन नेचर, प्लानिंग इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। आप 5 साल का 10 साल का प्लान बना लिए, उसके बाद आप चेंज करोगे? इतना आसान लगता है आपको? नहीं। तो सबसे पहला लिमिटेशन आप क्या लिखोगे? प्लानिंग इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल इन नेचर इन द रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो आप प्लान को नहीं चेंज कर पाओगे। आप प्लान को नहीं चेंज कर पाओगे और आप कोई भी चेंज को ना अडेप्ट नहीं कर पाओगे, सिंपल सा बात, इतना आसानी से। बिकॉज आपने 5 साल का 10 साल का ऑलरेडी प्लान बना लिया है। इसके बाद है टाइम कंज्यूमिंग। तो प्लान बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मान लो कि आज तुम्हारा पीपीएम का एग्जाम है, मान लो कि एक दिन बाद तुम्हारा पीपीएम का एग्जाम है, 24 घंटा में तुम्हारा पीपीएम का एग्जाम है। मैं एज्यूम कर रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब मान लो कि तुम प्लान बनाने बैठा, उस प्लान को बनाने में तुमने 4 घंटा लगा दिया, कितना बचा तुम्हारे पास? 20 घंटा। अब 20 घंटा में तुमने 10 घंटा सो लिया, कितना बचा तुम्हारे पास? सिर्फ 10 घंटे। अब ये बताओ कि 10 घंटे में क्या होगा तुम्हारा भाई? प्लान बना के तो बकवास वाला काम कर दिया तुमने, प्लान को तो तुमने फॉलो ही नहीं किया अभी। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लान बनाने में ना भैया बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अगर वो गलती से प्लान को फॉलो नहीं किए ना, तो जो पछतावा होता है ना, क्यों वेस्ट किए वो टाइम। तो टाइम कंज्यूमिंग क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग कैन बी मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग, सिंपल सा बात है। इसके बाद ये अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। किस बात का अनसर्टेनिटी भैया? किस बात का अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करता है? कि भाई अगर तुम प्लान बनाओगे, एक बात तुम बोलो, अगर तुम प्लान बना दिया तो तुम ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता है क्या तुम सक्सेस होगा ही होगा? अगर तुम प्लान बना दिया तो तुम क्या 100% सक्सेस के साथ, मतलब 100% गारंटी के साथ बोल सकता है क्या तुम 100% सक्सेसफुल ही होगा? क्या गारंटी के साथ बोल सकते हो तुम कि सक्सेसफुल होगे? बताओ, या हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताओ। नहीं भैया, इसीलिए बोलते हैं कि प्लानिंग अनसर्टेनिटी है। आप कितना भी प्लान बना लो, आप ये तय नहीं कर सकते कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। आप भगवान नहीं हो, आप भगवान नहीं हो जो फ्यूचर देख लो। आप जस्ट एक प्लान बना रहे हो, अब प्लान को आप फॉलो भी कर लो। कभी कभी लोग प्लान को फॉलो करके भी अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, अनसक्सेसफुल बन जाते हैं, सिंपल सा बात है। क्लियर है? तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हो गया मतलब कि रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉइज में रजिस्टर प्लान चेंज पर्टिकुलरली इफ दे परसीव देम टू मतलब डिसरप्टिव और थ्रेटनिंग टू देयर इंटरेस्ट। मतलब कि रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज लोगों को ना चेंज होने नहीं देता है। एम्प्लॉइज लोगों को अपने स्टाइल में काम करने नहीं देता है प्लानिंग। अगर आप एक प्लानिंग ऑलरेडी बना चुके हो तो एम्प्लॉइज लोगों का कोई हिम्मत नहीं है कि वो लोग अपने हिसाब से काम करें। नहीं, एज पर द प्लान्स काम करना पड़ेगा हर किसी को। सोनू, मोंटू, मुन्नी, सबको, जो भी एम्प्लॉइज है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, सबको एज पर द प्लान्स काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे जॉब से निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे। तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके स्टाइल के हिसाब से उनको काम नहीं करने दिया जाता है। ये भी तो एक डिसएडवांटेज भी है, ये भी तो एक डिसएडवांटेज ही है। इसके बाद ओवर एम्फोसिस ऑन प्लानिंग। बहुत ज्यादा हम लोग निर्भर हो गए प्लानिंग पर। हम लोगों को कुछ करना ना धरना रहता है, सिर्फ प्लानिंग देखते रहो, प्लानिंग करते रहो। बहुत ज्यादा मतलब कि निर्भर हो गए। मान लो कि आपने प्लानिंग बनाया कि पीपीएम ही पढ़ना है आज के दिन, और आपने 2 घंटे वेस्ट भी कर लिए, और उस प्लानिंग पर इतना ज्यादा निर्भर हो गए हो कि अब आपको सिर्फ पीपीएम ही पढ़ना है और पीपीएम पढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो ये तो गलत हो जाएगा ना आपके लिए। ज्यादा प्लानिंग पे निर्भर भी नहीं रहना है। हर किसी को एक्सेस प्लानिंग नहीं करना है। एक्सेस प्लानिंग, एक्सेस प्लानिंग मतलब कि क्या? हर एक एक मिनट का हम प्लान कर रहे हैं।
हम कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब सोएंगे, ऐसा अगर प्लान कर रहे हैं तो भाई बहुत दिक्कत है। ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक लिमिटेशन है भैया। ओके, इसके बाद कॉस्ट। क्या कॉस्ट? कॉस्ट माने कि क्या? खर्चा। खर्चा, कॉस्ट मतलब कि क्या? खर्चा। प्लानिंग में ना टाइम, रिसोर्स, एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। प्लानिंग करने में ना आपका बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, रिसोर्स भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ओके, इसके बाद लैक ऑफ क्रिएटिविटी। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि आप अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे, आपके एम्प्लॉयज अपना इनोवेशन नहीं दिखा पाएंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। एज पर द प्लान से करना पड़ेगा सब, एज पर द सब, मतलब कि प्लान से करना पड़ेगा सब कुछ, एज पर द प्लान करना पड़ेगा आपको। इसके बाद है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सक्सेसफुल प्लानिंग कैन क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप एक प्लान बना दिए, क्या आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे ये क्या आपको पता है क्या? नहीं, उसमें भी रिस्क रहता है। आप प्लान बना दिए फिर भी आप अनसक्सेसफुल हो सकते हो, रिस्क उसमें भी है भैया, उसमें भी रिस्क है, उसमें भी जो है ना रिस्क है। ओके 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 ओके, आइए अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या क्या एलिमेंट्स होता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होता है उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, सबसे पहला पढ़ने वाला है गोल्स। गोल्स किसको बोलते हैं? गोल्स, गोल्स आर द ब्रॉड स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द ओवरऑल पर्पस और डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स जो है ना, गोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन को रास्ता दिखाती है, गोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन को दिशा दिखाती है। जैसे कि आपने अपना गोल बनाया कि 80% लाना है, तो 80% लाना है, ये आपका रास्ता है, ये आपका डायरेक्शन है। तो गोल्स क्या करती है? गोल्स डायरेक्शन दिखाती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। गोल्स एक टारगेट दिखाती है कि तुम्हारा टारगेट ये है। गोल्स आर द ब्रॉड स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द ओवरऑल पर्पस ऑफ और मतलब कि डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है वो बताती है गोल्स। गोल्स हम लोगों को फैसले लेने में गाइड भी करती है, मतलब कि अगर मान लीजिए हम लोगों को कुछ फैसला लेना है, हम लोगों को कुछ मतलब कि डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेने में भी गोल्स ही हम लोगों को मदद करती है। गोल्स की वजह से ही हम लोग वो फैसले ले पाते हैं। जैसे आपका गोल है 80% लाना, तो वो 80% लाने के लिए आप लोग बहुत सारे फैसले लोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, किसके वजह से? 80% लाना है इसके वजह से। तो गोल्स क्या है बताइए, चैट बॉक्स में बताओ गोल्स क्या है। गोल्स आर द, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से, हर कोई बताएगा, हर कोई बताएगा। जो नहीं बताएगा उसका एग्जाम का मैं कुछ नहीं बोल सकता। Goals are the broad statement. Goals are the broad statement that defines the overall purpose or direction of the organization. They provide the general framework for decision making and guide the establishment of more specific objectives. Clear है? Okay. आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट। ऑब्जेक्टिव का मतलब है, यानी कि आज का ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, कल का ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। छोटे छोटे जो टारगेट्स होते हैं ना, आज आपको क्या अचीव करना है, कल आपको क्या अचीव करना है। मान लीजिए आपने 80% ये टारगेट रखा, ये तो आपका गोल हो गया। आज आपको क्या पढ़ना है और कल आपको क्या पढ़ना है और परसों आपको क्या पढ़ना है, ये सब जो अकम्प्लिश कर लेते हो ना, इसको आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्टिव। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपका कल का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका परसों का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर है? तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट दैट सपोर्ट्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। यानी कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आज का ऑब्जेक्टिव आप मतलब कि आज का ऑब्जेक्टिव आप अचीव करोगे, कल का ऑब्जेक्टिव आप अचीव करोगे, रोज का ऑब्जेक्टिव आप अचीव करोगे, तभी आप गोल्स को अचीव कर पाओगे, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर रेगुलर। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक दिन लेक्चर देख लिया, वो हो गया, नहीं, रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। क्लियर है? उसको बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव। इसके बाद देखिए पॉलिसीज क्या होता है, ध्यान दो, हेलो ध्यान दो। पॉलिसीज क्या होता है? पॉलिसीज, पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट टू गवर्न डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिसीज एक गाइडलाइन है, एक प्रिंसिपल है, जिसे आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है, जिसे मैनेजमेंट फॉलो करता है पूरा का पूरा फैसला लेने के लिए।
ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। पॉलिसीज क्या है? ये एक प्रिंसिपल है, ये एक गाइडलाइन है जो मैनेजमेंट फॉलो करता है। कोई भी मान लीजिए फैसला लेना है, उस फैसला लेने के लिए आपको एक प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसीज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीड्यूर्स। प्रोसीड्यूर्स क्या है? तो प्रोसीड्यूर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, यानी कि आपको सबसे पहले जर्नल बनाना है, उसके बाद लेजर बनाना है, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ये सब सीक्वेंस है, कौन सा चीज के बाद कौन सा चीज फॉलो करना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीड्यूर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसीड्यूर। स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ चीज स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आप क्या फॉलो करोगे? प्रोसीड्यूर फॉलो करोगे। प्रोसीड्यूर को क्या बोलते हैं? प्रोसीड्यूर आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और प्रोटोकॉल्स that outlines the sequence of actions required to perform specific task और प्रोसेस। यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक चीज को आपको सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीड्यूर को फॉलो करने के लिए। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बजट क्या होता है। बजट, सो बजट मतलब होता है फाइनेंशियल प्लान। बजट मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लान। ए बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइंस द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि कितना इनकम होने वाला है, कितना रेवेन्यू होने वाला है, कितना एक्सपेंस होने वाला है, कितना एक्सपेंस कितना कमाई होने वाला है, उसका अगर हिसाब अगर लगाते हो फ्यूचर में मुझे कितना अर्निंग होने वाला है और मेरा कितना एक्सपेंस होने वाला है, इसका अगर हिसाब लगाते हो, इसको तो बोलते हैं बजट। इसको बोलते हो बजट। आपको अगर मान लीजिए पार्टी करना है, आपको और आपके दोस्तों को पार्टी करना है, तो आप लोग एक बजट बनाते हो ना कि किस किस चीज में खर्चा आने वाला है, कहां कहां से इनकम आने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। सिंपल सा बात है, ए बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइंस प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। क्लियर है? ओके जी। इसके बाद प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब, प्रोग्राम आर कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज और इनिशिएटिव डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विद इन द मतलब कि डिफाइंड मतलब कि टाइम फ्रेम। सो प्रोग्राम मतलब होता है एक महीना, 1 मंथ या 2 मंथ में क्या ऐसा चीज परफॉर्म करना है, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करना है कि हम एक टारगेट को अचीव कर पाए। आप ऑफिस में जाइएगा तो एक एक बॉस बोलता है ना, 1 महीना के अंदर अंदर हमको ये सब सारा ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करना है, 2 महीना के अंदर अंदर हम लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करना है, 3 महीना के अंदर अंदर हम लोग को ये सब सारा चीज को परफॉर्म करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो रहता है ना, वो कोऑर्डिनेटेड रहता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को जब एक टाइम फ्रेम के अंदर में जब हम फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में अगर एक ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। एंड लास्ट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं? स्ट्रैटेजी आर ओवर चार्जिंग प्लान्स और अप्रोचेस डेवलप टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। अगर आपको लंबे समय का कोई गोल है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का गोल है कोई, तो इसके लिए आपको डे टू डे स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तरसों क्या करना है। हर चीज को बारीकी बारीकी से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि आपको 80% लाना है। आपको हर दिन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हर दिन आप हर घंटे हर मिनट क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है, तो हर समय आपको अपना स्ट्रैटेजी तैयार रहना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा डिटेल में। डिटेल में ऐसा नहीं कि भैया 80% बनाना है बस, अब ये सोच के सो गए, अब ये सोच के सो गए, ऐसा नहीं। ओके, तो ये पूरा का पूरा चीज हम आपको समझा दिए। ये एलिमेंट्स था। सबसे पहले पढ़े गोल्स, उसके बाद पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स, बजट, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज। ये 7 चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप्स टू प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, एक प्लानिंग करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा अपना। आपको अपना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि आप
क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है। आप सबसे पहले एक टारगेट बनाओ अपना, आप कौन सा चीज अचीव करना चाहते हो। मान लो आप 80% अचीव करना चाहते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने एग्जामिनेशन में आप 80% अचीव करना चाहते हो, तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया दिमाग में, ओके, कि मेरे को 80% लाना है। इसके बाद आप क्या करोगे, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यानी शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। मान लो कि तुम्हारे पास में एक बंदा बैठता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है। अब तुमने सोचा कि उसका भी थोड़ा छाप लेंगे, उसका भी थोड़ा छाप लेंगे, और थोड़ा मोड़ा तो मेरा में भी दिमाग है। अपना स्ट्रेंथ वाला चैप्टर करके जाओगे, वीकनेस वाला चैप्टर उससे छाप लोगे, सिंपल सा बात है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, मान लो कि मैम क्लास से बाहर चली जाती है, क्लास से बाहर चली जाती है मैम, तो एक अपॉर्चुनिटी मिला ना, एक अपॉर्चुनिटी मिला ना, उसमें तुम पूरा क्लास से ही जाके देख सकते हो, उसमें तुम पूरा क्लास से ही जाके देख सकते हो। अब देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूं वो काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संपर्क नहीं है। आपको मैं बोल दिया, मैं जो बात बोल रहा हूं वो काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संपर्क, मतलब कि संपर्क नहीं है। अब मान लो कि तुम ना कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स करके गए, ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रेंथ, कुछ मतलब कि सिलेक्टिव चैप्टर्स। वीकनेस क्या है, वीकनेस जो भी है, आप क्या करोगे, उस वीकनेस को ना अपने दोस्तों से देखने का कोशिश करो। अपॉर्चुनिटी, SWOT, एस मतलब स्ट्रेंथ, उसके बाद W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी, और थ्रेट। अपॉर्चुनिटी मतलब अगर मान लीजिए मैम ही बाहर चली गई, फिर आप पूरा क्लासरूम का पेपर लेके रहा है, लिख 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 लिख। इसके बाद थ्रेट क्या हो गया, वापस से मैम आ गई, वापस से मैम आ गई, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करोगे कि माहौल कैसा है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल एनालिसिस करोगे आप। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को पहचानोगे। सबसे पहले आपने सोचा कि मुझे 80% लाना है, उसके बाद आपने इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया कि माहौल कैसा है, मेरे सामने आमने सामने कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, क्या वो मुझे दिखाएंगे, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरा थ्रेट्स क्या है, तब आप देखोगे। इसके बाद आपने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है। ऑल्टरनेटिव्स को मतलब, यानी अगर प्लान ए फॉलो नहीं हुआ तो प्लान बी फॉलो करेंगे, सिंपल सा बात है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलने पड़ते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, जिस पर भी भरोसा करके जाओगे वही धोखा दे देगा, जिस पर भरोसा करके जाओगे वही धोखा दे देगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 3-4 प्लान बना के जाओ, मतलब कि 3-4 दोस्त को सेट करके जाओ, भाई तू दिखा देना, भाई तू दिखा देना, भाई तू दिखा देना। 3-4 दोस्त को सेट करके जाओगे तो काम बन जाएगा जी। इसका मतलब है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बहुत सारे प्लान्स को आइडेंटिफाई करता है, बहुत सारे प्लान्स को वो मतलब कि बना के रखता है, रेडी रखता है कि ये है मेरा प्लान ए, ये है मेरा प्लान बी, ये है मेरा प्लान सी, ये है मेरा प्लान डी, सिंपल सा बात है। इसके बाद इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। आपको मान लीजिए अगर प्लान बी पसंद में आ गया, तब आप इसको सेलेक्ट करोगे, सिंपल सा बात है, और इसको इवेल्युएट करोगे, सिंपल सा बात है। इसके बाद आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे कि किसका किसका देखना है। हम तो 4 दोस्त को बोल के रखे थे, लेकिन कौन सबसे ज्यादा ईमानदार है और कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसी का देखेंगे। तो आपने मान लीजिए मतलब कि प्लान बी को चुना, प्लान बी को चुना आपने, इसका मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। इसके बाद आप उसी प्लान के ऊपर, जो प्लान को सेलेक्ट किए हैं उसी प्लान के ऊपर डिटेल्ड प्लान बनाओगे कि कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है, किस तरीके से देखना है, कौन कौन सा चीज लिखना है, कौन कौन सा चीज नहीं लिखना है, उस चीज के बारे में एकदम डिटेल्ड वाला प्लान बनाओगे आप। ओके जी, ओके ओके ओके। इसके बाद उस प्लान को इंप्लीमेंट करोगे। 6 नंबर स्टेप क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन। यानी कि जो प्लान आपने बनाया है उस प्लान को आप पूरा अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, ओके। और इसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होगा। इसके बाद आप देखोगे कि सारा का सारा आंसर सही है कि नहीं, सब कुछ एज पर द प्लान्स गया कि नहीं, और इसके बाद वापस से एक बार रिव्यू करके जमा दे दोगे आंसर शीट। ऐसा ही तो होता है एग्जामिनेशन में, ऐसा ही तो होता है एग्जामिनेशन में। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता दिया। अब आइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। सबसे पहले मतलब कि क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव को सोचते हैं कि मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, हमको क्या अचीव करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। इसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इसके बाद पूरा का पूरा मार्केट में जाकर शॉर्ट एनालिसिस करेगा कि मेरा कंपेटिटर कौन है, ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, कितने में नहीं मिल रहा है, सब कुछ पूरा का पूरा चीज एनालाइज करेगा। सिंपल सा बात है। रेगुलेटरी चार्जेस क्या है इसका, जब तक आप पूरा एनालाइज नहीं करते हो, जब तक आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को नहीं पहचानोगे, तब तक अनसक्सेसफुल हो जाओगे। सिंपल सा बात। ओके, इसके बाद आप क्या करते हो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। एक ही प्लान बनाओगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा भैया, बहुत सारे प्लान बना के रखने पड़ते हैं आपको। प्लान ए, सी, बी, डी, ई, एफ, जी, एच, बहुत सारे प्लान बनाओ। ऑल्टरनेटिव्स खोजो कुछ। अगर ये प्लान नहीं चला तो ये प्लान मतलब कि चला लेंगे, ये प्लान नहीं चला तो ये प्लान चला लेंगे, ये प्लान नहीं चला तो ये प्लान चला लेंगे। उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। इसके बाद आप उसी प्लान को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, इवेलुएट करते हो और सेलेक्ट करते हो उसी प्लान। ठीक है। उसके बाद जिस प्लान को आपने सिलेक्ट किया, मान लीजिए आपने प्लान बी को सिलेक्ट किया, मैं मानता हूं कि आपने प्लान बी को सिलेक्ट किया, अब उस पे आप डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसी प्लान पे आप डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बनाओगे, टास्क सेट करोगे, टाइम लाइन सेट करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करोगे, उसी प्लान पे आप डिटेल अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस प्लान को उसके बाद इंप्लीमेंट करोगे। स्ट्रैटेजी बना के उसी प्लान को आप इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे उस प्लान को, एंड उसके बाद क्या करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, कंट्रोल करोगे कि सब कुछ एज पर द प्लान चल रहा है ना, कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना, उसको मॉनिटर करते रहोगे, उसको देखते रहोगे, एंड उसके बाद रिव्यू करोगे, बस हो गया बात खत्म। रिव्यू एंड एडजस्टमेंट तो छोटे छोटे करके लिखने हैं, जितना अपना वर्ड में लिख पाओ उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस हम आपको समझा दिए, पूरा का पूरा स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस हम आपको समझा दिए। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस। प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होता है, देखिए। प्लानिंग प्रेमाइसेस refers to the assumption or condition about the future that are used in the basis of the development plans. प्लानिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका एजम्पशन पहले से ही करके रखे हैं, उसके बारे में पहले से ही सोच के रखे हैं, फ्यूचर के बारे में पहले से सोच के रखे हैं, फ्यूचर का एजम्पशन पहले से ही करके रखे हैं। प्लानिंग प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच के रखे हैं, फ्यूचर के बारे में पहले से ही करके रखे हैं। These premises includes factors such as market condition, इकोनॉमिक ट्रेंड, इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रेगुलेटरी चार्ज, सोशल फैक्टर्स। ये सोचने के लिए, ये एज्यूम करने के लिए आपको रिसर्च भी करने पड़ेंगे। आप जाओगे मार्केट में, मार्केट कंडीशंस को जानोगे, आप इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखोगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस मार्केट में, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस मार्केट में, ये देखोगे। इसके बाद क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजी आ सकता है फ्यूचर में, रेगुलेटरी चार्जेस क्या हो सकता है, सोशल फैक्टर्स, ये सब जब आप देखते हो ना, तब आप प्लानिंग प्रेमाइसेस करते हो। प्लानिंग प्रेमाइसेस का मतलब है कि आप पहले से ही आप एजम्पशन बना के रख दे रहे हो, सोच के रख ले रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो प्लानिंग प्रेमाइसेस help managers make informed decision by providing a foundation for the forecasting and predicting future scenarios। यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए मैनेजर को ये हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में क्या बदलाव आने वाला है, उसके लिए आप भी बदल जाओ। सिंपल सा बात है, इसको बोलते हैं क्या, मतलब कि प्लानिंग प्रेमाइसेस। प्लानिंग प्रेमाइसेस। आगे बढ़िए, 15 मिनट और दोस्तों, 15 मिनट और, जरा आप ध्यान दे दो, आप ध्यान दे दो जरा। इसके बाद देखिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि मैं पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, डे टू डे स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए। सिंपल सा बात है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन एंड मेक डिसीजन ऑन एलोकेटिंग रिसोर्सेस टू परस्यू देयर लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, जो गोल्स लॉन्ग टर्म का है, जो गोल्स लॉन्ग टर्म का, जो दूर का गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, बहुत सारा इंटरनल कैपेबिलिटीज, एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज जाननी पड़ेगी। हर चीज को बारीकी से एक चीज को आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, उसके लिए आपका स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
स्ट्रैटेजी के साथ प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के साथ प्लान कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब यह है कि अपना ऑब्जेक्टिव को सेट करो, एसेसिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखो परखो, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपना अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पहचानो, क्या है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, अपना स्ट्रैटेजी बनाओ इफेक्टिवली। ओके, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब आप समझ गए। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स बना रहा हूं, मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख रहा हूं, मैं अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज को भी देख रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी पहचान रहा हूं। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आइए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। तो आइए, it is the process of selecting a course of action from among multiple alternatives to achieve a desired outcome of goals। यानी कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया, प्लान ए है और प्लान बी है, आपको कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना रे बाबा। मान लीजिए ये सिर्फ मतलब कि लड़कों के लिए है और ये काल्पनिक है। मान लीजिए आपको रीमा है और यहां पे सीमा है, आपको मान लीजिए दोनों ही प्रपोज कर दिया, आपको दोनों ने ही प्रपोज कर दिया, तो डिसाइड करने के लिए वक्त लगेगा ना रे बाबा, डिसाइड करने के लिए तो वक्त लगेगा ना। इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यानी प्लान ए या प्लान बी, आपको प्लान ए जाना है या प्लान बी जाना है, आपको ये चीज को डिसाइड करने के लिए वक्त लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, समझे। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग अवेलेबल ऑप्शन कंसिडरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड फैक्टर्स। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करोगे, आप उसका बेनिफिट्स को जानोगे, रीमा क्या कर सकती है मेरे लिए, सीमा क्या कर सकती है मेरे लिए, आप उसका बेनिफिट्स को जानोगे। उसके बाद आप चॉइस करोगे, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा उसको ही आप चूज करोगे ना। सिंपल सा बात है, आपको प्लान ए ज्यादा बेनिफिट दे रहा है तो आप प्लान ए को चूज करो, प्लान बी ज्यादा बेनिफिट दे रहा है तो प्लान बी को चूज करो। सिंपल सा बात है, इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप चूज करो कौन सा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे, जो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। आइए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी आपको क्या मिलेगा डिसीजन मेकिंग करके, आप फैसला लेके क्या करोगे बताइए। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स भी पूछा तो इसी से लिख देना। अगर आपको फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पूछना है एग्जामिनेशन में तो इसी में से लिखना बाबा, इसी में से लिखना बाबा, ठीक है। आइए, सबसे पहले आप अगर फैसला लेते हो तो आपको इससे गोल्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग से क्या होता है कि अचीविंग गोल्स बहुत आसान हो जाता है, गोल्स को हम बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं, अपने गोल्स को, अपने टारगेट को हम लोग बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं। इफेक्टिव मतलब कि डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, मान लो कि आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आप अच्छे डिसीजन लोगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। आपका डिसीजन अगर बकवास रहेगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिंपल सा चीज है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी डिसीजन मेकिंग ही काम आता है रे बाबा। इसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन जरा ध्यान दीजिए, आपको टाइम, मनी और मैन पावर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है तो इसके लिए भी आपको डिसीजन ही लेना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे से टाइम, मनी और मैन पावर को यूटिलाइज करना है तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन ही लेना पड़ेगा। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जरा ध्यान दीजिए, बहुत आखिरी पड़ाव में है हम लोग, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा रिस्क ना हो, कम से कम रिस्क हो, हमारे जो प्लान है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क ना हो, कम से कम रिस्क हो, अनसर्टेनिटीज ना हो और हमारा बिजनेस सक्सेसफुल चले, तो इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन मेकिंग पर ही, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पर ही डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसके बाद अगर आप इनोवेट करना चाहते हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, क्रिएटिव करने के लिए भी आपको डिसीजन मेकिंग ही करना पड़ेगा, सिंपल सा बात। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो नया,
अपने कंपटीटर को कंपीट करना चाहते हो अगर आप, तो आपको इफेक्टिव डिसीजन ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इनहांसिंग, मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आप अपने कंपटीटर को कंपीट करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा डिसीजन एकदम क्विकली लेना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, जितना जल्दी आप अच्छा से अच्छा फैसला ले पाओ उतना जल्दी आप अपने कंपटीशन को कंप्लीट कर पाओगे, हरा पाओगे। इसके बाद बिल्डिंग मतलब कि कॉन्फिडेंस। तो अगर आप डिसीजन लेते हो तो इससे क्या होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है। इससे आपको लगता है वाह मैंने कुछ भारी काम किया है भाई, मैंने कुछ किया है लाइफ में, मैंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रहता है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आप अगर अच्छा फैसला लेते हो तो आपका हिसाब, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मेंटेन रहता है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, आप एकदम अकाउंटेबिलिटी में एकदम हाई रहते हो। सिंपल सा बात है, हिसाब किताब सब मतलब कि सही रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इसके बाद आपका स्टेक होल्डर भी सेटिस्फाइड रहता है। स्टेक होल्डर मतलब कौन? स्टेक होल्डर मतलब हो गया एम्प्लॉय, हो गया सप्लायर, हो गया शेयर होल्डर, हो गया, ये लोग भी सेटिस्फाइड रहेगा कि वाह क्या डिसीजन लिया, वाह। इसके बाद इसके वजह से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी होता है। अगर आप इफेक्टिव डिसीजन लेते हो, अगर आप अच्छे फैसले लेते हो तो इंप्रूवमेंट भी होता है। इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली आप इंप्रूव कर रहे हो, नए नए सीईओ पे जा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, पूरा बिजनेस एक्सपांड कर गया आपका। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी कैसे होता है? डिसीजन मेकिंग से ही होता है। क्लियर है? अपने से बना बना के लिखना है इस सब चीज को, ठीक है, अपने से बना बना के लिखना है। ओके, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग यानी कि एक प्लानिंग करने में क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या उलझने आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। आप लोग कुछ प्लान करोगे ना तो उसमें ना 100 टेंशन आएंगे, 100 टेंशन। आप एक पेपर में जब प्लान करते हो तो आप में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। या तो आप फॉलो नहीं कर पाते हो उसको, या तो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हो, या तो बुखार हो जाता है, या तो तबीयत खराब हो जाता है, या तो बाबू सोना का कॉल आ जाता है। तो आज वही पढ़ेंगे कि प्लानिंग करने के वक्त में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। प्लानिंग करने के वक्त में आप अगर अच्छा प्लान कर रहे हो तो उस प्लानिंग करने के वक्त में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है? बस हम लोग खत्म करने वाले हैं, जस्ट जस्ट और 10 मिनट, 10 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है अनसर्टेनिटी, यानी कि आप कितना अच्छा से अच्छा प्लान बना लो, सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे वो तो ईश्वर ही डिसाइड करेगा, वो तो बात का बात हो गया। ठीक है, प्लानिंग अनप्रेडिक्टेबल है। आप अच्छा से अच्छा प्लान बना लो, आप कुछ भी कर लो, आपको सक्सेसफुल होना है नहीं होना है ये तो आपका नसीब ही बताएगा, ये तो आपका नसीब ही बताएगा। इसके बाद रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल्स और ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्ट प्लान्ड चेंज ड्यू टू फियर ऑफ अननोन, इनर्शिया एंड अटैचमेंट। यानी कि इंडिविजुअल्स जो रहते हैं, जो इंप्लॉइज रहते हैं, जो ग्रुप रहते हैं, वो लोग चेंज नहीं करना चाहते अपने आप। क्यों चेंज नहीं करना चाहते? बिकॉज ऑलरेडी प्लान बन चुका है। ऑलरेडी मान लीजिए अगर प्लान बन चुका है, उसको अगर वो चेंज करेंगे, उसको अगर वो बदलाव करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो ये भी तो एक बैरियर ही है कि मेरे पास कुछ अच्छा आइडिया आ गया लेकिन अब तो प्लान बन गया है, मेरे पास कुछ मतलब कि बेहतरीन आइडिया है लेकिन ऑलरेडी प्लान बन चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो रिजिडिटी एक बहुत मेन फैक्टर है, रिजिडिटी एक मेन फैक्टर है, ये भी एक बाधा क्रिएट करती है, इसके वजह से भी एक बैरियर होता है। इसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस। आपने प्लान बना लिया, आपने सब कुछ प्लान बना लिया, आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं है। आप बोले कि आज मेरे को पूरा का पूरा रात पीपीएम पढ़ना है, आपके पास पीपीएम का बुक ही नहीं है, आपके पास पीपीएम का बुक ही नहीं है, आपके पास पेन ही नहीं है, पेंसिल ही नहीं है, तो क्या पढ़ोगे आप? क्या पढ़ोगे आप बताओ? नहीं ना। इसी को बोलते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेस। लैक ऑफ रिसोर्सेस भी एक बैरियर्स क्रिएट करता है। इसके बाद पुअर कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन नहीं करना आता, आपको अपने स्टेक होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर यानी कि सप्लायर, इंप्लॉइज, उसके बाद मतलब कि कस्टमर्स, इसके साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, अच्छे से बात नहीं कर रहे हो।
उनके मतलब कि उनसे आप मतलब कि बात नहीं कर पा रहे हो, फिर तो ये एक मतलब कि बैरियर हो गया ना, फिर तो ये एक बैरियर हो गया, सिंपल सा बात है। इसके बाद मतलब कि टाइम कंस्टेंट, तो प्रेसिंग डेडलाइंस और कंपीटिंग प्रायोरिटीज में रिजल्ट इन रस्ट और इनकम्प्लीट प्लानिंग एफर्ट। मतलब कभी कभी हम लोग प्लान बहुत जल्दी बना लेते हैं, प्लान बहुत जल्दी बना लेते हैं, उस जल्दी के चक्कर में हम लोग अपना प्लान को खराब कर देते हैं। मान लीजिए अपने पास टाइम नहीं है, अपने पास सिर्फ एक दिन का ही टाइम है, लेकिन ये प्लान मिनिमम से मिनिमम 7 दिन में बनता। एक दिन में प्लान बना लिए, क्या वो प्लान चलेगा? ये बताइए तो, क्या वो प्लान हमारा सक्सेसफुल होगा? जल्दी बताओ, आंसर दो, जल्दी बताओ, आंसर दो। क्या वो प्लान हमारा सक्सेसफुल होगा? अगर मैंने 7 दिन वाला प्लान एक दिन में बना लिया तो क्या वो हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा? नहीं। तो हर एक प्लान बनाने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? टाइम। क्या देना पड़ता है? टाइम, टाइम, टाइम। ओके, तो इतना पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। इसको इसको पढ़ने की मतलब ठीक है। इसके बाद देखिए शॉर्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, शॉर्ट। सब लोग पार्टिसिपेट करेगा। एस मतलब बताओ, एस मतलब क्या होता है? एस मतलब, एस मतलब जल्दी बताओ। शॉर्ट एनालिसिस पढ़ रहे हैं अभी, लास्ट वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब जस्ट मतलब कि 10 मिनट का खेला बचा हुआ है, 10 मिनट का खेला। शॉर्ट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। एस मतलब बताओ, एस मतलब, एस मतलब क्या होता है? इसके बाद बताओ मतलब कि डब्ल्यू मतलब क्या होता है? डब्ल्यू मतलब क्या होता है? एस माने स्ट्रेंथ, उसके बाद डब्ल्यू माने वीकनेस, ओ माने अपॉर्चुनिटी, फिर और इसके बाद टी माने थ्रेट। एस माने स्ट्रेंथ, उसके बाद डब्ल्यू माने वीकनेस, ओ माने अपॉर्चुनिटी, टी माने थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अच्छा, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ना, ये इंटरनल फैक्टर है, अपना मन का बात है। आप अपना स्ट्रेंथ और आप अपना वीकनेस अपना ही जानते होंगे, खुद ही जानते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे। आपका अलग कुछ स्ट्रेंथ होगा, आपका अलग कुछ वीकनेस होगा, आप खुद ही उसको जानते होंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। स्ट्रेंथ और वीकनेस याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनल फैक्टर है। आप अपना जो स्ट्रेंथ है वो खुद ही जानते होंगे, वो किसी को बताते नहीं होंगे। आप अपना जो वीकनेस होंगे वो खुद ही जानते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे। ओके, और अपॉर्चुनिटीज जो है और थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। स्ट्रेंथ का मतलब देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब इंटरनल फैक्टर्स दैट गिव द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवांटेज ओवर द अदर। आपके पास अगर स्ट्रेंथ है, आपके पास अगर स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता है, तो वो आपके फर्म को, वो आपके कंपनी को एडवांटेज दे सकता है। वो आपके कंपनी को क्या एडवांटेज दे सकता है? दिस कुड इंक्लूड स्किल्ड एम्प्लॉइज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉइज है, उनको कोई हरा नहीं सकता। आपके जो ब्रांड है वो ब्रांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका क्या है? स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? वीकनेस इंटरनल फैक्टर दैट में हिंडर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है। एक ऐसा इंटरनल फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकती है, जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मेरे पास नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएफिशिएंट है, ठीक है। वीकनेस का मतलब क्या है? वीकनेस का मतलब कुछ ऐसी खामियां, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर सकती है। शॉर्ट एनालिसिस करना सबके लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आप शॉर्ट एनालिसिस करते हो तभी आपको पता चलता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, कहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कौन सा चीज मेरा थ्रेट है। वीकनेस तक बता दिए। इसके बाद अपॉर्चुनिटी देखिए, अपॉर्चुनिटी external factors that an organization could exploit to its advantage. These could include market trends, emerging technologies, and changes in regulations. यानी अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या है? कि जो अपॉर्चुनिटीज हमको एक्सटर्नल मिल सकती है, बाहर से जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिसको हम लोग जल्दी से जल्दी ग्रैब करेंगे, तभी हम लोग सक्सेसफुल मतलब कि बन पाएंगे। जैसे अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या आता है? मार्केट ट्रेंड्स आता है। मान लीजिए कोई मतलब कि नया आया मशीन, इक्विपमेंट आया नया, ठीक है, तो उनको हम लोग ये कर सकते हैं या तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या होता है? सो थ्रेट का मतलब होता है रिस्क।
थ्रेट का मतलब होता है चैलेंजेस, कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे रिस्क जो हमको डुबा सकती है, कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे रिस्क जो हमको डुबा सकते हैं, जैसे कि कोविड 19। जैसे क्या, कोविड 19 के वजह से बहुत सारे बिजनेस को डूबने पड़े थे। तो ये उनके लिए क्या था, थ्रेट था, ये उनके लिए क्या था, चैलेंजेस था। जब इकोनॉमिक मतलब जब जब हमारी इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी रहती है, जब हमारी इकोनॉमी इंस्टेबल रहती है, उस केस में हम लोग अपना थ्रेट देखते हैं। जैसे कोविड 19 हो गया, जैसे कुछ कुछ ऐसे मतलब कि बड़ा इमरजेंसी हो गया, उस केस में हम लोग थ्रेट देखते हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस में क्या क्या आता है बताओ। एक आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब मेरा खुद का शक्ति है, इंटरनल शक्ति है, इंटरनल फैक्टर्स दैट गिव ऑर्गेनाइजेशन एन एडवांटेज ओवर द अदर्स है। वीकनेस का मतलब है, वीकनेस का मतलब वीकनेस का मतलब जो डुबा सकती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। अपॉर्चुनिटी का मतलब जो मतलब कि जिसका एडवांटेज अगर हम लेते हैं तो हम बेनिफिशियल रहेंगे। सिंपल सा बात है, जितना जल्दी एडवांटेज ले लें वो अपॉर्चुनिटी का, उतना मतलब कि बेहतर है। जैसे कि ट्रेंड, जैसे एक टाइम में ना अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट बहुत फेमस हो गया था, अपना टाइम आएगा। तो उस ट्रेंड को जिसने भी अपना लिया था, जो भी क्लोथिंग ब्रांड्स ने अपना लिया था वो ट्रेंड्स को, वो चमक गया था। सिंपल सा बात है, जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा वही ज्यादा पैसे कमाएगा। सिंपल। इसके बाद थ्रेट। थ्रेट मतलब कि रिस्क, थ्रेट मतलब चैलेंजेस। कौन सा ऐसा रिस्क है, कौन सा ऐसा चैलेंजेस है जो मेरे बिजनेस को डुबा सकती है। सिंपल सा बात है, कोविड 19 जैसे हो गया, सुनामी आ गया अचानक से। ओके, या आपके कस्टमर छोड़ के आपको चले गए, या आपके कस्टमर आपको छोड़ के चले गए, वो भी तो एक थ्रेट ही है। ओके, अब आइए, अब इसका इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, फटाफट से आइए, खत्म होने वाला है, जस्ट खत्म होने वाला है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। शॉर्ट एनालिसिस की वजह से आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो, स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग कर सकते हो, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पर ध्यान देते हो, अपने अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पर ध्यान देते हो। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई की इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज वेल एज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी कि इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आप चेक कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स भी आप चेक कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंस। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, के बाद क्या, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, शॉर्ट एनालिसिस इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। यानी शॉर्ट एनालिसिस के वजह से आप बहुत अच्छे से अपना रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या मेरा रिस्क है और मैं वो रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकता हूं, कैसे कम कर सकता हूं। तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए शॉर्ट एनालिसिस ही काम आएगा आपका। इसके बाद रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, ज्यादा तरीके से आप अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते हो। किस वजह से, शॉर्ट एनालिसिस की वजह से अपने रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। किसकी वजह से, शॉर्ट एनालिसिस की वजह से। इसके बाद इससे आपको मिलता है मतलब कि कंपेटिटिव एडवांटेज। एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है आपको कि आप अपने कंपटीशन से लड़ सकते हो, जो आपके कंपटीटर हैं उससे आप लड़ सकते हो इस वजह से। इट असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन लेवरेजिंग देयर स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज टू गेन ए कंपेटिटिव एज इन द मार्केट। इसके बाद ये अडेप्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यस दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। शॉर्ट एनालिसिस प्रमोट्स अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब अगर एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है तो उस हिसाब से तुम भी चेंज हो जाओ, उस हिसाब से तुम भी चेंज हो जाओ। सिंपल सा बात। ओके, अब लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, हम लोग को बस 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट जरा रुक जाओ, 5 मिनट जरा रुक जाओ प्लीज, और हम लोग खत्म कर देंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन लेने के लिए भैया कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं डिसीजन लेने के लिए, एक सोचने के लिए, एक फैसला लेने के लिए कौन कौन से डिसीजन को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो भैया आइडेंटिफाई द डिसीजन। क्या डिसीजन लेना है सबसे पहले वही निकालो, वही सोचो कि किस चीज के बारे में डिसीजन लेना है, किस चीज के बारे में फैसला लेना है। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द डिसीजन। क्या बताइए, बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजन। पार्टिसिपेट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, आइडेंटिफाई द डिसीजन। यानी कि सबसे पहले क्लियर कर लो कि किस चीज के बारे में डिसीजन लेना है तुमको, किस चीज के बारे में डिसीजन लेना है। इसके बाद गैदर इंफॉर्मेशन, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लो।
जिस चीज के बारे में तुमको फैसला लेना है ना, उस चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालो, डेटास देखो, उसका डेटास देखो, उसका प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसके बारे में सोचने की कोशिश करो। Collect relevant information and data from the reliable source to understand the problem and opportunity to evaluate potential alternative। सिंपल सा बात है। इसके बाद अपना ऑल्टरनेटिव सोचो, ऑल्टरनेटिव जनरेट ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस है, यानी ये डिसीजन लेने के लिए मैं क्या क्या चीज का हेल्प ले सकता हूं, कौन कौन से सॉल्यूशंस का हेल्प ले सकता हूं। मेरा है सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, मतलब कि सोल्यूशन डी। मान लीजिए आपके पास 4 सॉल्यूशंस है, क्या क्या सॉल्यूशंस है आपके पास अवेलेबल, इसका निकालो, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स। सबसे पहले फैसला के बारे में सोचो, सबसे पहले जो आप मतलब कि डिसीजन लेने वाले हो उसके बारे में सोचो। दूसरा, उसके बारे में पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके बाद सॉल्यूशंस निकालो, कितने सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं उसके, कितना ठो सॉल्यूशन निकल रहा है। इसके बाद उस सॉल्यूशंस में से आप सेलेक्ट करो, इवैल्यूएट करो कि सॉल्यूशन ए को सेलेक्ट कर रहे हो, बी को, सी को या डी को। मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया बी को, तो आप बी को अगर सिलेक्ट किए तो मेक ए डिसीजन बी। सिंपल सा बात है, आपको सॉल्यूशन मिल गया, सिंपल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अलाइनमेंट विद गोल्स। यानी कि वो फैसला लो, वो सॉल्यूशन खोजो जो सॉल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, जो आपके गोल से मैच करे, जिसके पॉजिटिव मतलब कि पोटेंशियल आउटकम ज्यादा हो, सिंपल सा बात है, जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करके दे, जो आपके लिए बेहतर डिसीजन हो, सिंपल सा बात है। क्लियर है? इसके बाद इंप्लीमेंट करो। अगर तुमने सोल्यूशन खोज लिया, मान लो कि तुमने सोचा कि सोल्यूशन बी हम फॉलो करने वाले हैं, तो अब ये सोल्यूशन बी को इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करो अभी। एंड इसके बाद मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। मॉनिटर एंड इवैल्यूएट का मतलब है उस सारे सॉल्यूशंस को देखते रहो, इवैल्यूएट करते रहो और रिव्यू करो, सिंपल सा बात है। एडजस्ट एंड अडैप्ट। और अगर कुछ गलत लग रहा है बाद में तुमको, तो कुछ एडजस्ट कर दो, कुछ चेंज कर दो उसमें। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले आपको डिसीजन के बारे में सोचना है कि क्या डिसीजन लेने वाले हम लोग, क्लियरली डिफाइन द डिसीजन। इसके बाद गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करो। जो भी फैसला तुमको लेना है उस फैसले के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, मार्केट में घूमो, उसके अगेंस्ट मतलब कि डेटास वगैरह सब कुछ लेके आओ। उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करो, ऑल्टरनेटिव्स को कि कितने सॉल्यूशंस है इसके, ये जो फैसला लेने वाला हूं, ये जो मैं फैसला लेने वाला हूं, इसके कितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, इसके कितने सॉल्यूशंस मतलब अवेलेबल है मार्केट में। इसके बाद इवैल्यूएट करो, ए, बी, सी ना डी, यानी कि कौन सा सॉल्यूशंस हमको लेना है उसको चूज करो। इसके बाद मेक ए डिसीजन, फाइनली वो मतलब कि ले लो, फाइनली वो फैसला ले लो, सिंपल सा बात है। इसके बाद इंप्लीमेंट द डिसीजन, इंप्लीमेंट करो। मान लो कि सोल्यूशन बी तुमको पसंद आया तो सोल्यूशन बी तुमको इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद मॉनिटर करना है उसको, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट है, बार बार उसको देखते रहना है कि एज पर द प्लान्स सब कुछ सही चल रहा है ना, एज पर द प्लान्स सब कुछ सही चल रहा है ना, एंड उसको एडजस्ट करते रहो, अडैप्ट करते हो, सिंपल सा बात हो गया, बात खत्म। लास्ट टॉपिक टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए आप कौन कौन सा टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, कौन कौन सा मेथड्स, कौन कौन सा टेक्निक्स को आप फैसले लेने के लिए लागू कर सकते हो, सिंपल सा बात है। ओके, सबसे पहले हो गया रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर, प्रोज एंड कॉन्स के बेस पर मैं एक फैसला ले रहा हूं, सिंपल सा बात है कि इसका क्या प्रोज है, इसका क्या कॉन्स है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका मतलब कि इसका लिमिटेशंस क्या है, सब कुछ देख के मैंने एक लॉजिकल डिसीजन बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे, रैशनल डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला टेक्निक, आप प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट कर रहे हो, आप प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हो। मान लो कि आपके पास 4 सॉल्यूशन है, आपके पास ये रहा सॉल्यूशन ए, ये रहा सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी और सॉल्यूशन डी। आपके पास 4 सॉल्यूशन है, आप हर एक का प्रो देखोगे और कॉन्स देखोगे, हर एक का आप एडवांटेज भी देखोगे और डिसएडवांटेज भी देखोगे।
और जो सबसे बेस्ट लगा, जो सबसे बेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। मान लो कि सबसे बेस्ट बेनिफिट आपको सोल्यूशन सी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी को सेलेक्ट करो, सिंपल सा बात है। रैशनल डिसीजन मेकिंग इसको ही बोलते हैं कि लॉजिकली अपने दिमाग से सोच के डिसीजन ले लो। तो ये सबसे पहला टेक्निक है डिसीजन मेकिंग का। इसके बाद है इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग। इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग मतलब अपना गट फीलिंग जो बोलता है। जैसे इमरान हाशमी का कोई एक फिल्म था क्रिकेट वाला, जिसमें ना वो बहुत मतलब कि सट्टा लगाता है और वो हमेशा बोलता है कि मेरा सिक्स सेंस ये बोलता है, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस मतलब कि गट फीलिंग, आपका फीलिंग क्या बोल रहा है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, उस पर अगर आप डिसीजन लेते हो तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग। तो मतलब कि फैसला लेने का भी बहुत सारा टेक्निक है। सबसे पहले हो गया रैशनल डिसीजन मेकिंग, अपने दिमाग से लो फैसला। इसके बाद इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख के, अपने गट फीलिंग को देख के फटाफट से फैसला लो। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हो गया मतलब कि अच्छा, यहां पे ट्रीज हो गया। अच्छा, इट मतलब कि विजुअली रिप्रेजेंट डिसीजंस एंड देयर पोटेंशियल आउटकम्स हेल्पिंग टू एक्सेस रिस्क एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे ये जो है ना, रिस्क भी बताता है और बेनिफिट्स भी बताता है। इसके बाद हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब दिमाग में लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज रहते हैं, आपके लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं। सोचते 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 आप एक ना एक फैसला ले ही लोगे, एक ना एक डिसीजन ले ही लोगे। आप सोचते 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 आप एक ना एक मतलब कि डिसीजन ले ही लोगे, सिंपल सा बात है। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। आपके दिमाग से बहुत सारे आइडियाज निकल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। उस बहुत सारे आइडियाज में से एक आइडियाज आप चूज कर लो, सिंपल सा बात है। इसके बाद शॉर्ट एनालिसिस हो गया, लास्ट फंक्शन, और हमारा चैप्टर खत्म हो गया। शॉर्ट एनालिसिस मतलब हम आपको समझा ही दिए हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पहचानो और अपना डिसीजन ले लो भाई, अपना डिसीजन ले लो, सिंपल सा बात है। और पूरा का पूरा प्लानिंग चैप्टर हम लोग ने खत्म कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, थैंक यू गाइस, आपने बहुत साथ दिया। सो आज प्लानिंग चैप्टर भी खत्म कर लिए हैं, कल वापस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर खत्म करेंगे और पीपीएम का एग्जामिनेशन में फोड़ेंगे पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।